नमस्कार। तो आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही बुनियादी, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, संविधान की अवधारणा। देखिए, किसी भी देश के गवर्नेंस सिस्टम को अगर समझना है तो उसके संविधान के जो मूल तत्व हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसी विषय को आज विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है, और ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है कि आखिर एक संविधान है क्या? क्या इसे हम सिर्फ कुछ नियमों या कानूनों का कलेक्शन मान ले, या फिर ये किसी राष्ट्र के आइडियल्स, उसके एस्पिरेशंस और उसके कैरेक्टर को दिखाने वाला एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? ये जो सवाल है ना, यही हमारी पूरी चर्चा का एक तरह से आधार बनेगा, क्योंकि यही सवाल हमें संविधान की सिर्फ किताबी परिभाषा से आगे ले जाकर उसकी आत्मा को, उसके स्पिरिट को समझने में मदद करेगा। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि संविधान का अर्थ क्या है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं क्या कहती हैं। और देखिए, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में शब्दों के जो प्रिसाइज मीनिंग होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। तो चलिए पहले अर्थ और परिभाषा से ही शुरू करते हैं। देखिए, ये जो शब्द है संविधान, या अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन भाषा के एक शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से निकला है, और कॉन्स्टिट्यूएरे का मतलब होता है स्थापित करना या टू एस्टैब्लिश। अब ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि संविधान ही वो चीज़ है जो किसी देश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की नींव रखता है, उसे एस्टैब्लिश करता है। तो अगर हम इसके मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अर्थ को देखें तो संविधान उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक सेट है जिनके आधार पर किसी भी स्टेट की सरकार बनती है और काम करती है। संविधान के महत्व को समझने के लिए इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे भूमि का मौलिक कानून कहते हैं, यानी द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देश के बाकी जितने भी कानून हैं वो सब इसके अधीन हैं, सबऑर्डिनेट हैं। कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। और क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इसीलिए ये देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ भी है। इसे सरकार का साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि सरकार को जो भी शक्तियां मिलती हैं वो सब संविधान से ही मिलती हैं, और जाहिर है यह देश के नियमों का एक मूल संग्रह तो है ही। चलिए अब कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स की परिभाषाओं को देखते हैं। गिलक्रिस्ट की परिभाषा को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि संविधान में 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली बात, ये सरकार की व्यवस्था यानी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट तय करता है, मतलब सरकार का स्वरूप कैसा होगा। दूसरी बात, ये सरकार के जो अलग अलग अंग हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, यह उन जनरल प्रिंसिपल्स को भी तय करता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना है। अब अगर हम गेटल की परिभाषा को देखें तो वो इसे और भी व्यापक नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि संविधान सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो मूलभूत सिद्धांत हैं जो देश के कैरेक्टर को, उसके स्वरूप को तय करते हैं। और उनकी परिभाषा में एक और खास बात है, ये सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते को भी शामिल करती है। ये बताती है कि सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों पर किस तरह से करेगी। तो इन परिभाषाओं से एक बात तो साफ हो जाती है कि संविधान कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर कई बहुत जरूरी फंक्शंस यानी कार्य करता है। तो चलिए अब इन्हीं कार्यों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर इलियट बल्मर के एनालिसिस का सहारा लेंगे। तो संविधान का सबसे पहला और बुनियादी काम क्या है? ये किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी एक देश की सीमाओं को डिक्लेयर और डिफाइन करता है। सरल शब्दों में ये बताता है कि उस राज्य का ज्योग्राफिकल और लीगल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक फैला हुआ है। एक तरह से ये एक राष्ट्र को उसकी फिजिकल आइडेंटिटी देता है। दूसरा काम, संविधान ये डिफाइन करता है कि उस पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। मतलब क्या वो एक रिपब्लिक है, एक मोनार्की है, या कोई और तरह का राज्य है। साथ ही ये राज्य के अधिकार का सोर्स क्या है ये भी बताता है, यानी सॉवरेनिटी किस में है, क्या वो लोगों में है या किसी राजा में या किसी और संस्था में। इसके अलावा संविधान उस कम्युनिटी की पहचान और उसके वैल्यूज को भी एक्सप्रेस करता है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य व्यक्त होते हैं। फिर संविधान का एक और बहुत ही जरूरी काम है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य यानी राइट्स एंड ड्यूटीज को घोषित करना। ये स्टेट और इंडिविजुअल के बीच के रिश्ते की एक रूपरेखा तैयार करता है।
ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करता है, सरकार के अलग अलग लेवल्स जैसे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी करता है। और हाँ, कई बार ये देश की धार्मिक पहचान और उसके सोशो इकोनॉमिक गोल्स को भी तय कर सकता है। अब देखिए, किसी देश के पास एक संविधान का होना एक बात है, पर एक अच्छा संविधान होना बिल्कुल दूसरी बात है। एक इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग संविधान वही होता है जिसमें कुछ खास गुण हों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों। यही गुण उसे समय की हर परीक्षा में खरा उतरने में मदद करते हैं। तो एक अच्छे संविधान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए यानी ब्रेविटी, ताकि इसमें फालतू की बातें ना हो। स्पष्टता यानी क्लैरिटी और निश्चितता यानी डेफिनेटनेस, ताकि इसके इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्यापकता यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ताकि ये गवर्नेंस के सभी जरूरी पहलुओं को कवर करे। उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी, मतलब ये उस देश के हिस्टोरिकल और सोशल कंडीशंस के हिसाब से हो। और सबसे जरूरी दो गुण हैं, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी। इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि संविधान अपने मूल सिद्धांतों पर स्थिर भी रहे और जरूरत पड़ने पर बदलते समय के साथ खुद को ढाल भी सके। तो दुनिया भर के संविधानों में ये जो गुण हमने देखे, ये अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं और इसी वजह से उनमें काफी भिन्नताएं भी होती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम संविधानों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं। इस क्लासिफिकेशन से हमें अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने में आसानी होती है। पहला क्लासिफिकेशन है उत्पत्ति के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इस आधार पर संविधान दो तरह के होते हैं। एक होते हैं विकसित यानी इवॉल्व्ड और दूसरे होते हैं अधिनियमित यानी एनैक्टेड। विकसित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश संविधान। ये किसी एक दिन में नहीं बना, ये तो सदियों से चली आ रही परंपराओं, कोर्ट के फैसलों और संसद के कानूनों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इसके ठीक उलट अधिनियमित संविधान वो है जिसे एक खास समय पर एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा सोच समझकर बहस करके बनाया जाता है, जैसे हमारा भारतीय संविधान या अमेरिका का संविधान। दूसरा क्लासिफिकेशन है प्रावधानों के कोडिफिकेशन के आधार पर, यानी क्या वो एक जगह लिखे गए हैं या नहीं। तो इस आधार पर दो तरह के संविधान हैं, लिखित रिटन और अलिखित अनरिटन। लिखित संविधान तो सीधा साधा है, इसमें ज्यादातर प्रावधान एक किताब या कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोडिफाई कर दिए जाते हैं, जैसे भारत, अमेरिका या जापान में है। अब यहाँ अलिखित संविधान को लेकर एक आम गलतफहमी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कानून लिखे हुए ही नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में एक साथ नहीं लिखे गए हैं। वो परंपराओं, अलग अलग कानूनों और कोर्ट के फैसलों में बिखरे हुए मिलते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। तीसरा आधार है संशोधन की पद्धति यानी प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। इस आधार पर संविधान या तो अनम्य यानी रिजिड होते हैं या फिर लचीले यानी फ्लेक्सिबल होते हैं। अनम्य संविधान जैसे अमेरिका का में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच एक साफ फर्क होता है। दूसरी तरफ लचीला संविधान जैसे यूके का, उसे बहुत आसानी से बदला जा सकता है। जैसे एक सामान्य कानून बनता है वैसे ही उसमें संशोधन भी हो जाता है। अब इस मामले में भारत का संविधान बहुत यूनिक है। कहा जाता है कि ये न तो पूरी तरह से कठोर है और न ही पूरी तरह से लचीला, बल्कि ये दोनों का एक सिंथेसिस है, एक मिश्रण है। कैसे? क्योंकि हमारे संविधान के कुछ हिस्सों को संसद सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है, कुछ हिस्सों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। तो ये जो बैलेंस है, यही स्थिरता और अनुकूलनशीलता दोनों को एक साथ बनाए रखता है। अगला क्लासिफिकेशन है शक्तियों के विभाजन की प्रकृति के आधार पर, यानी पावर्स कैसे बांटी गई हैं। इस आधार पर संविधान संघीय यानी फेडरल या फिर एकात्मक यानी यूनिटरी होते हैं। एक संघीय संविधान में शक्तियां नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स यानी केंद्र और राज्यों के बीच बंटी होती हैं, जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। इसके विपरीत एकात्मक संविधान में सारी शक्तियां एक ही जगह नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं, जैसा यूके या फ्रांस में है। अब भारत की बात करें तो यहाँ फेडरल और यूनिटरी दोनों के फीचर्स मिलते हैं। इसीलिए मशहूर विद्वान केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा है।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बारीकियों पर हम एजुटेकन की क्लासेस में अक्सर चर्चा करते हैं। चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये इलियट बल्मर ने दिया है और ये संविधान के उद्देश्य, उसके पर्पस पर आधारित है। उनके हिसाब से संविधान के दो मूल रूप हो सकते हैं। एक होता है कार्यविधि परक यानी प्रोसीजरल, और दूसरा होता है निर्देशात्मक यानी डायरेक्टिव। ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो ये कार्यविधि परक या प्रोसीजरल संविधान क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है शासन चलाने की प्रक्रिया, उसके रूल्स ऑफ द गेम को तय करना। ये बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे, और सबसे जरूरी बात, सरकार की शक्तियों पर क्या लीगल लिमिट्स होंगी ताकि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हो सके। तो इसका पूरा फोकस कैसे पर होता है। और इसके ठीक उलट है निर्देशात्मक या डायरेक्टिव संविधान। ये सिर्फ प्रोसीजर नहीं बताता, बल्कि ये स्टेट के लिए कुछ लक्ष्य, कुछ सोशल गोल्स भी तय करता है। ये सरकार को निर्देश देता है कि उसे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जैसे आइडियल्स को हासिल करने की कोशिश करनी है। यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार को क्या नहीं करना है, बल्कि ये भी बताता है कि उसे क्या करना है। तो इसका फोकस क्या पर होता है। और यहीं पर आकर हम अपनी चर्चा के उसी शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं कि एक संविधान का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या इसका काम सिर्फ सरकार को सीमित करना है, जैसा एक प्रोसीजरल संविधान करता है, या फिर इसका काम एक बेहतर समाज बनाने के लिए स्टेट को दिशा निर्देश देना भी है, जैसा एक डायरेक्टिव संविधान करता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के केंद्र में रहता है। इस सवाल पर आप लोग जरूर सोचिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में दो शब्द हैं जो बहुत ही मौलिक हैं, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार। अब अक्सर ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा अंतर है, और एक गंभीर विद्यार्थी के तौर पर इस अंतर को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी देश में सिर्फ एक संविधान का मौजूद होना, बस एक किताब का होना, इस बात की गारंटी दे सकता है कि वहां संवैधानिकता भी है? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र बनेगा। अच्छा, उस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम अपने पहले कदम के तौर पर संविधान और संवैधानिकता, इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझें। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, लेकिन ये एक नहीं है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है संविधान। संविधान क्या है? ये एक दस्तावेज है, नियमों का एक संग्रह है जो बताता है कि व्यवस्था क्या है। इसका काम शक्ति को संगठित करना है। वहीं दूसरी तरफ संवैधानिकता है। ये कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है। ये इस बारे में है कि सरकार को कैसा होना चाहिए, मतलब सरकार को नियंत्रित और सीमित होना चाहिए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर संविधान एक ढांचा है, तो संवैधानिकता उस ढांचे की आत्मा है। इस अंतर को एक उदाहरण से समझते हैं तो ये और भी साफ हो जाएगा। सोचिए, एक ऐसा देश जहां संविधान तो है पर संवैधानिकता बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई भी तानाशाही। एक तानाशाह भी अपने शासन को जायज ठहराने के लिए एक संविधान बनवा सकता है, लेकिन असली बात क्या है? सारी की सारी शक्ति तो एक ही व्यक्ति या एक छोटे से समूह के हाथ में है, और जब ऐसा होता है तो नागरिकों की आज़ादी खत्म हो जाती है। तो यहां से एक बहुत जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है, सिर्फ एक संविधान का होना संवैधानिकता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो फिर संवैधानिकता का असली मतलब क्या हुआ? अगर एक शब्द में कहें तो इसका मतलब है सीमित सरकार, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट। ये मनमानी सत्ता का ठीक उल्टा है। ये उस सोच के खिलाफ है जहां सारी ताकत एक जगह जमा हो जाती है और उस पर कोई रोक टोक, कोई अंकुश नहीं होता। तो संवैधानिकता का काम ही यही है कि वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाए। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि ये सीमाएं लगाई कैसे जाती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है लोकतंत्र में। देखिए, एक संवैधानिक सरकार असल में हमेशा एक लोकतांत्रिक सरकार ही होती है। क्यों? क्योंकि यहां शक्ति का स्रोत खुद जनता है, और सरकार उसी संविधान से बंधी होती है, उसी से सीमित होती है जिसे जनता ने खुद पर शासन करने के लिए अपनाया है। तो इस तरह से सत्ता को वैधता भी मिलती है और उस पर एक सीमा भी लग जाती है। अब ये जो सीमित सरकार का विचार है, इसे दुनिया के कई बड़े बड़े राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है और समझाया है। तो चलिए कुछ विद्वानों के नजरिए को भी देखते हैं, इससे हमारी समझ और भी गहरी होगी। सबसे पहले फ्रेडरिक को देखते हैं।
वो कहते हैं कि संवैधानिकता सरकारी कार्रवाई पर प्रभावशाली प्रतिबंधों की एक प्रणाली है। अब यहाँ ये जो शब्द है ना, प्रभावी प्रतिबंध यानी इफेक्टिव रेस्ट्रेंट्स, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी रोक टोक या सीमाएं हैं वो सिर्फ कागज पर लिखी न हो, बल्कि असलियत में, व्यवहार में भी काम करें। एक ऐसा सिस्टम हो जो ये पक्का करे कि सरकार अपनी हदें पार ना कर पाए। अब देखिए स्वेर क्या कहते हैं। वो संवैधानिकता को सीधे सीधे शासकों की असीमित इच्छा वाली सरकार का विलोम यानी उल्टा बताते हैं। ये परिभाषा बहुत साफ तरीके से मनमाने शासन और कानून के शासन के बीच का फर्क दिखाती है। एक संवैधानिक सरकार में शासक की मर्जी नहीं चलती, बल्कि कानून और संविधान ही सबसे ऊपर होता है। वेर की परिभाषा में एक और भी गहरी बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी। वो कहते हैं कि सरकार को सिर्फ संविधान के अनुसार काम नहीं करना है, बल्कि उसे संविधान के अधीन होना है। इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। अधीन होने का मतलब है कि शासक खुद उन नियमों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं जो उनकी शक्ति को कम करते हैं, उन्हें सीमित करते हैं। मतलब वो कानून से ऊपर बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये फिलॉसफी क्या है, लेकिन सवाल तो ये है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। यहीं पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट लुइस हिनकिन आते हैं। उन्होंने संवैधानिकता के कुछ बहुत ही ठोस तत्वों की पहचान की है जो इस पूरी विचारधारा को एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल रूप देते हैं। ये रहे वो 8 मूल तत्व। आप इन्हें सीमित सरकार की विचारधारा के 8 मजबूत स्तंभ मान सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो मैकेनिज्म हैं, वो तंत्र हैं जो संवैधानिकता को असल में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलकर ही एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सरकार की ताकत पर सच में कोई अंकुश लग पाता है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी भूमिका को समझते हैं। शुरुआत के जो 3 तत्व हैं, लोकप्रिय संप्रभुता, कानून का शासन और लोकतांत्रिक सरकार, ये तीनों मिलकर सरकार की वैधता, उसकी लेजिटिमेसी की नींव रखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता कहती है कि असली ताकत तो जनता के हाथ में है। कानून का शासन ये पक्का करता है कि कोई भी, सरकार भी नहीं, कानून से ऊपर नहीं है। और लोकतांत्रिक सरकार चुनावों के जरिए जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाती है। इसके बाद आते हैं अगले 2 तत्व, शक्तियों का पृथक्करण और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ये दोनों मिलकर एक तरह से स्ट्रक्चरल सेफ्टी देते हैं ताकि शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। शक्तियों का पृथक्करण यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच ताकत का बंटवारा, ये सत्ता को एक जगह इकट्ठा होने से रोकता है। और साथ ही एक आज़ाद न्यायपालिका संविधान के गार्डियन की तरह काम करती है, जो ये देखती है कि सरकार की बाकी दोनों शाखाएं अपनी संवैधानिक हद में रहें। अब ये जो अगले 2 तत्व हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, राज्य के पास बल प्रयोग करने की शक्ति होती है, सेना और पुलिस। अगर ये शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो ये किसी भी तानाशाही का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसीलिए संवैधानिकता ये मांग करती है कि सेना हमेशा एक चुनी हुई नागरिक सरकार के कंट्रोल में रहे और पुलिस भी कानून और जुडिशरी के नियंत्रण में रहकर ही काम करे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम एडुटेकन में भी बहुत जोर देते हैं, ताकि ये राज्य के सेवक बने रहें, शासक नहीं। और फिर आता है 8वां और आखिरी तत्व, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सरकार की शक्ति को सीमित करने का अंतिम मकसद क्या है? मकसद है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और उसकी आज़ादी की रक्षा करना। एक संवैधानिक सरकार असल में वही है जो अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान भी करे और उनकी सुरक्षा भी। यही संवैधानिकता का असली सार है। तो इन 8 स्तंभों को समझने के बाद मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर आप विचार करें। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई एक तत्व बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर संवैधानिकता इन सभी के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है, जहां अगर एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही खतरे में आ सकती है? ये सवाल ही संवैधानिकता की पूरी जटिलता और उसके असली महत्व को हमारे सामने रखता है।